wetland biodiversity relevance एंड सिग्निफिकेंस अर्थात वेटलैंड जैव विविधता, प्रासंगिकता एवं महत्व विषय पर आधारित इस वीडियो में हम वेटलैंड की जैव विविधता एवं उसकी सार्थकता तथा विभिन्न महत्वों पर चर्चा करेंगे। वेटलैंड पृथ्वी में पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र हैं जो सदैव जल से भरे रहते हैं तथा जहां जल की ऊंचाई सामान्य अवस्था में 2 मीटर अर्थात 5 से 7 फीट तक रहती है। इसके अलावा जल से संतृप्त अर्थात सैचुरेटेड भूभाग को भी वेटलैंड कहते हैं। इसमें से कई भाग संपूर्ण वर्ष अथवा मानसून के दौरान जल से भरे रहते हैं। इनमें जल रुका हुआ या प्रवाहित प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा भारत के विभिन्न प्रदेशों में धान की खेती वाली भूमि भी वेटलैंड क्षेत्र घोषित है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से अधिक वेटलैंड क्षेत्रों को सैटेलाइट तकनीकी की मदद से खोजकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जा चुका है। वेटलैंड प्रोटेक्शन पॉलिसी में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वेटलैंड घोषित क्षेत्र का पट्टा कभी भी नहीं दिया जा सकता है। वेटलैंड क्षेत्रों में जो सबसे कॉमन पौधा हमें सामान्य तौर पर दिखाई देता है उसे हम सरकंडा कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सैक्रम मुंजा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 से 4 मीटर, पत्तियां लंबी सिकड़ी और तीखे किनारों वाली होती है। यह पौधा उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में, भारत के कई राज्यों में बहने वाली नदियों के किनारे सामान्य तौर पर उगता हुआ दिखाई देता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डलिया, टोकरी, छप्पर एवं पशुओं के चारे में भी हम इसे उपयोग करते हैं। सरकंडा के अलावा अनेकों वेटलैंड क्षेत्रों में सामान्य तौर पर हेलोफाइट पौधे, जिन्हें हम सामान्य रूप से लवणोद्भिद पौधे भी कहते हैं, जैसे सेलिकॉर्निया, साल्टबुश इत्यादि भी उगते हुए पाए जाते हैं। इनका उपयोग हम पशुओं के चारे एवं बायोफ्यूल उत्पादन में भी करते हैं। सामान्य तौर पर समुद्र के किनारे पौधे भी वेटलैंड वेजिटेशन के अंतर्गत ही कैटेगराइज किए गए हैं। देखा गया था कि जब साउथ ईस्ट एशिया में सुनामी का प्रकोप आया था तो इसी हेलोफाइट्स प्लांट ने बहुत समुद्र तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की थी, जिससे जनहानि बहुत कम अथवा ना के बराबर हुई थी। विभिन्न प्रकार के वेटलैंड एक नेचुरल वाटर फिल्टर के रूप में भी कार्य करते हैं। अर्थात यदि हम अपनी पृथ्वी को एक जीव शरीर मान लें तो वेटलैंड इस पृथ्वी के ठीक किडनी के समान कार्य करते हैं, जो कि हानिकारक तत्वों को छानकर अलग कर देते हैं। पृथ्वी पर स्थित अनेकों रूपों में स्थित वेटलैंड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूमिगत जल भंडारण अर्थात ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध स्वच्छ जल के कारण ही होगा। वर्तमान में शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र भी जल संकट का सामना कर रहे हैं। सभी विकसित शहरी क्षेत्र लगातार जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। देश में कृषि भूमि की सिंचाई का एक बड़ा साधन ट्यूबवेल है। इसी प्रकार से नए विकसित शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल की निर्भरता हैंडपंप पर है। देश के अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल के लिए हैंडपंप एवं कुओं पर आज भी पूर्ण रूप से निर्भरता है। ग्लोबल वार्मिंग एवं मौसम चक्र के बदलने से देश के अनेकों क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा होने लगी है
और कम समय में तेज वर्षा के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। हाल ही के वर्षों में चेन्नई की बाढ़ इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिससे जनहानि के साथ आर्थिक हानि भी व्यापक रूप से हुई थी। इसका मूल कारण शहरी क्षेत्रों से वेटलैंड का लगभग समाप्त हो जाना था। यदि इन मेट्रो शहरों ने अपने वेटलैंड को सुरक्षित बचाया होता तो यह बाढ़ का अनावश्यक जल वेटलैंड भूमि में पहुंचकर ग्राउंड वाटर लेवल को तो बढ़ा ही सकता था, साथ ही साथ बाढ़ से होने वाली जनहानि एवं आर्थिक क्षति से भी बचा जा सकता था। इस प्रकार की समस्याओं से जागरूक होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक जिला एक वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वन्यजीव स्थलों एवं वन्यजीव संरक्षण में वेटलैंड भूमि का रोल असाधारण है, क्योंकि देश के विभिन्न भूभागों में स्थित वेटलैंड वन्यजीव संरक्षण का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। जैसे एक सींग वाला गेंडा, जिसे भारतीय गेंडा कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम सिरोस यूनिकॉर्निस है, जो कि हाथी के बाद स्थल में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्तनधारी है। अफ्रीका में पाए जाने वाले गेंडे के 2 सींग होते हैं। यह सींग वास्तव में एक प्रकार के पदार्थ केराटिन के बने होते हैं, जो कि ठीक मनुष्य के नाखून के समान पदार्थ से बने होते हैं। लगभग 1800 से 2700 किलोग्राम तक हो सकता है। यह शाकाहारी जीव है जो सींगों का प्रयोग केवल अपनी सुरक्षा में ही करता है। रेड डाटा बुक के अनुसार यह वल्नरेबल अर्थात असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क में इसका सफल संरक्षण किया जा रहा है, जिससे दुधवा नेशनल पार्क में लगातार एक सींग वाले गेंडों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रकार से बारहसिंगा, जिसे अंग्रेजी में स्वैम्प डियर कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम रुसर्वस डुवाउसैली है। इसे बारहसिंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सींगों में सामान्यतः 12 शाखाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश का यह राजकीय पशु है। इसका बहुत अधिक सफल संरक्षण चंद्रशेखर पक्षी विहार, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, में किया जा रहा है। यह मुख्य रूप से रिवराइन वेटलैंड के किनारे दलदली कीचड़ में रहना अधिक पसंद करता है। यह झुंड में रहने वाला प्राणी है। बारहसिंगा एक सुंदर एवं महत्वपूर्ण हिरण की प्रजाति है। वेटलैंड में पाया जाने वाला घड़ियाल एक अति दुर्लभ मगरमच्छ प्रजाति है, जिसके नाक के अंतिम सिरे पर घड़ा जैसी संरचना की उपस्थिति के कारण ही इसका नाम घड़ियाल रखा गया है। इसकी लंबाई 4 से 6 मीटर एवं वजन 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यह विश्व में केवल भारत एवं नेपाल में ही पाया जाता है। इसको प्राकृतिक आवास में देखने का सबसे प्रमुख स्थान चंबल नदी में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी है। यह जल में अधिक समय व्यतीत करता है। मनुष्यों के लिए सामान्य रूप से यह हानिकारक नहीं होता है। रेड डाटा बुक के अनुसार यह
क्रिटिकली इंडेंजर्ड अर्थात अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसका मुख्य कारण चंबल नदी से लगातार मोरंग का बहुत अधिक खनन होना है। मादा एक बार में 20 से 60 तक अंडे नदियों के मध्य में स्थित टापू पर देती है, जिससे 2 से 3 माह में अंडों से बच्चे बाहर निकलकर आते हैं। में स्थित विभिन्न प्रकार के वेटलैंड में स्वच्छ जल के कछुए भी पाए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः इंडियन फ्लैप शेल टर्टल्स कहते हैं। इसका कवच कठोर एवं अंडाकार होता है। यह मुख्यतः तालाबों, झीलों, नदियों एवं अन्य दलदली क्षेत्रों में स्थित वेटलैंड में पाए जाते हैं। कछुए अधिकतर धूप में बैठते हैं। इसे बास्किंग प्रक्रिया कहते हैं। इससे इन्हें शरीर का तापमान नियंत्रण एवं कवच को सूखा रखने में मदद मिलती है। विभिन्न वेटलैंड बर्ड वॉचिंग का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। इस चित्र में आप पाइड किंगफिशर देख रहे हैं, जो मुख्यतः वेटलैंड क्षेत्रों जैसे तालाब, झील, जलाशयों के आसपास पाया जाता है और जल में मौजूद मछलियों को पकड़कर भोजन करता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेरिल रुडिस है। इसे सामान्यतः पानी का कौवा अथवा पनकौवा भी कहते हैं। इसके पंख काले रंग के होते हैं, जिस पर सफ़ेद रंग की चित्तियाँ मौजूद होती हैं। यह नदियों, तालाबों के किनारे स्थित मिट्टी में सुरंग बनाकर मादा एक बार में 4 से 5 तक अंडे देती है। सारस क्रेन पक्षी है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एंटीगॉन है। रेड डाटा बुक के अनुसार यह संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। वेटलैंड की संख्या कम होने का सबसे अधिक प्रभाव इसी पक्षी पर ही पड़ा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, जिसका रंग ग्रे एवं सिर का रंग लाल होता है। यह बीज, अनाज, कीट, मेढक, शंख इत्यादि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मुख्यतः ऐसी मान्यता है कि जीवन भर एक साथी के साथ जोड़ा बनाकर रहता है और यदि किसी कारणवश किसी एक साथी की मृत्यु होने पर इसका दूसरा साथी शेष जीवन अकेले व्यतीत करता है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस गांव के ऊपर से सारस क्रेन का जोड़ा यदि उड़ता हुआ गुजर जाए तो वहां निश्चित ही आगामी कुछ ही दिनों में किसी की मृत्यु होने वाली है। यह पेंटेड स्टॉर्क अथवा पेंटेड सारस पक्षी है। इसे पेंटेड नाम इसके पीठ पर गुलाबी और काले रंग के चमकदार पंखों की उपस्थिति के कारण दिया गया है। इसकी चोंच पीली नारंगी और हल्की मुड़ी हुई होती है। यह वेटलैंड क्षेत्र का पाया जाने वाला प्रमुख पक्षी है, जिसे उत्तर भारत के मैदानी भागों में आसानी से देखा जा सकता है।
यह वेटलैंड क्षेत्र में स्थित पेड़ों पर समूह में घोंसला बनाता है। यह पर्यावरण का संकेतक है। इसके अलावा यह भी संकटग्रस्त श्रेणी में ही रखा गया है। चित्र एशियन ओपनबिल स्टॉर्क अर्थात एशियन ओपनबिल सारस का है। यह संपूर्ण भारत एवं दक्षिण एशिया में व्यापक रूप से जल पक्षी के रूप में पाया जाता है। इसकी पहचान चोंच के बीच में स्थित गैप के द्वारा की जाती है। इसके पंख सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर के होते हैं। साथ ही पैर लंबे और गुलाबी अथवा हल्के नारंगी रंग के होते हैं। यह समूहों में पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहता है, जिसमें से मादा एक बार में 2 से 5 तक अंडे देती है। खेतों में कीटों को यह नियंत्रित करके किसानों की अत्यधिक मदद भी करता है। चित्र में आप पर्पल हेरॉन को देख रहे हैं, जो एक बड़ा जल पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्डिया परप्यूरिया है। यह मुख्यतः दलदली क्षेत्रों जैसे झीलों और नदियों के किनारे पाया जाता है। इसकी लंबाई 70 से 90 सेंटीमीटर, जबकि पंखों का फैलाव 120 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। जबकि चोंच बड़ी, लंबी, सीधी और नुकीली होती है। यह जल में मौजूद मछलियों, छोटे सरीसृप, मेढक इत्यादि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यह पक्षी सामान्य रूप से अकेले रहना पसंद करता है। यह जब जल में भीतर तक जाकर अपने शिकार को चोंच के द्वारा पकड़ता है। इसके भोजन ग्रहण की तकनीकी अत्यंत रोचक होती है, जिसमें पकड़े गए शिकार जैसे मछली इत्यादि को एक बार यह हवा में अवश्य उछालता है और इसके बाद उस मछली को सीधा ही निगल जाता है।
चित्र ग्रीन बी ईटर का है, जिसका वैज्ञानिक नाम मेरोपस ओरिएंटेलिस है। इसके शरीर का रंग हरा नीला अथवा हल्का पीला होता है। इसकी चोंच पतली लंबी और हल्की मुड़ी हुई होती है। यह मुख्यतः कीट भक्षी पौधा है जो वेटलैंड क्षेत्रों में रहकर शिकार को पकड़ता है। यह पक्षी वास्तव में इतना फुर्तीला होता है कि हवा में उड़ते हुए शिकार को भी आसानी से पकड़ सकता है। यह वेटलैंड क्षेत्र में पाया जाने वाला सामान्य पक्षी किंगफिशर है, जिसे सामान्य तौर पर नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आँखों में स्थित विशेष झिल्ली इसे पानी के अंदर भी साफ देखने में मदद करती है। भारत में इसकी सामान्य प्रजाति व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर पाई जाती है। इसका भोजन मछलियाँ, सरीसृप, मेढक, कीड़े मकोड़े इत्यादि होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे विजयदशमी अर्थात दशहरा के दिन में देखना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। वेटलैंड क्षेत्र बर्ड वाचिंग के अलावा फूड का भी एक प्रमुख स्रोत है, जैसे सिंघाड़ा, कमलगट्टा, मखाना, नारी का साग एवं व्रत के समय विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले पसई के चावल केवल वेटलैंड रीजन में ही उगते हैं। वर्षा काल के बाद सिंघाड़ा, नारी का साग एवं पसई के चावल की पौध बहुत तेजी से वृद्धि करती है। इसी प्रकार से कमलगट्टा की खीर एवं मखानों को खीर एवं हल्के स्नैक्स के रूप में प्रयोग प्रत्येक भारतीय परिवार में तेजी से बढ़ रहा है और अब तो मखाने की एक नई प्रजाति के विकास के साथ ही इसको खेतों में भी पैदावार करना प्रारंभ कर दिया गया है। मछलियों का सबसे अधिक बड़ा स्रोत भारत के विभिन्न भूभागों में स्थित वेटलैंड क्षेत्र हैं और ऐसे व्यक्ति जो मछलियों का सेवन करते हैं उनकी अधिकतर निर्भरता वेटलैंड क्षेत्रों में पाई जाने वाली मछलियां ही हैं। इसके अलावा मछलियां प्रोटीन का भी एक बहुत रिच सोर्स हैं। अधिकतर भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिदिन भोजन में मछलियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि वेटलैंड क्षेत्रों से ही पकड़कर आती हैं। वेटलैंड क्षेत्र भोजन के अलावा एजुकेशन फील्ड में भी अपार संभावना विकसित कर रहे हैं। बॉटनी, जूलॉजी एवं अन्य साइंटिफिक फील्ड में यूज होने वाला प्रैक्टिकल मटेरियल का एक बेस्ट सोर्स वेटलैंड एरिया है।
बॉटनी के स्टूडेंट जूनियर क्लासेस से ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए हाइड्रिला प्लांट का यूज करते हैं, जो कि एक वेटलैंड वेजिटेशन है। इसी प्रकार से अन्य प्लांट जैसे आइकॉर्निया, जिसे सामान्य रूप से जलकुंभी कहते हैं, एक वेटलैंड वेजिटेशन के अंतर्गत कैटेगराइज है। लेमना, वुल्फिया, पिस्टिया रिसर्च फील्ड में एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कमल का प्रयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों एवं सजावट में किया जाता है। कुछ लोअर प्लांट जैसे एल्गी का प्रयोग बायोडीजल, मेडिसिन एंड अदर इकोनॉमिकल यूज में किया जाता है। ब्रायोफाइट्स रॉक बाइंडिंग एवं प्लांट पैकिंग मटेरियल में यूज किए जा रहे हैं। आइसोइड्स एंड ऑफियोग्लासम, जो कि लार्जर वेटलैंड एरिया में पाए जाते हैं, इनको प्रैक्टिकल मटेरियल के रूप में अनेकों सालों से बीएससी एवं एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट लगातार अपनी लैब में यूज करते आ रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी वेटलैंड वेजिटेशन का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। इसमें सबसे प्रमुख पौधा एजोला बायो फर्टिलाइजर के रूप में लगातार प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। इसका प्रयोग धान की खेती में लगातार तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एजोला पौधे के भीतर सिम्बायोसिस रूप में एक एल्गी एनाबिना एजोला रहता है, जो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करके धान के प्लांट को उपलब्ध करवाता है। नॉर्थ ईस्ट के अनेकों राज्यों में एजोला की स्मॉल लेवल पर खेती प्रारंभ हो चुकी है, जिसका प्रयोग पशुओं के चारे में मिलाकर लगातार तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा अनेकों कंपनियां एजोला प्लस के नाम से नेचुरल एवं ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स बना रही हैं, जिसका प्रयोग हम अपने घरों एवं क्यारियों में मिट्टी को ऑर्गेनिक रूप से हेल्थी बनाने में कर सकते हैं। क्षेत्र अनेकों जंतुओं के साथ साथ अनेकों संकटग्रस्त पौधों का भी कंजर्वेशन कर रहे हैं, जैसे कीट भक्षी पौधा ड्रोसेरा, नेपेंथीज इत्यादि। हम अपने वेटलैंड क्षेत्रों की सुरक्षा करके इन संकटग्रस्त पौधों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। वेटलैंड रीजन में इको टूरिज्म के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। अनेकों रिवराइन वेटलैंड में छोटी नाव में बैठकर नाविक एवं वेटलैंड एक्सपर्ट नदी झील के आसपास स्थित बायोडायवर्सिटी जैसे प्लांट,
ट्री, बर्ड एवं एक्वाटिक वेजिटेशन की नॉलेज शेयर करते हैं। इसी प्रकार से कई वेटलैंड्स में स्पीड बोट सर्विस भी उपलब्ध है, जिसमें सनसेट का बेस्ट व्यू बायोडायवर्सिटी स्टडी के साथ भी हम देख सकते हैं। अनेकों स्मॉल पॉन्ड में स्थित कलरफुल फिशेस को भी हम भोजन दे सकते हैं। लार्जर वेटलैंड्स जो एरिया में कई किलोमीटर तक फैले होते हैं, उसमें जाकर आप फिशिंग टूर भी कर सकते हैं और बड़े आकार वाली फिशेस को पकड़कर ठीक इमेजेस के समान आप भी मुस्कुरा सकते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट वेटलैंड डल लेक में शिकारा में बैठकर लेक में घूमना लगभग प्रत्येक फैमिली का स्वप्न है। इसी प्रकार से डल लेक के किनारे स्थित संपूर्ण सुविधाओं युक्त हाउस बोट में एक रात रुकना प्रत्येक नागरिक चाहता है, परंतु यह सब डल लेक में तभी तक संभव हो सकता है जब तक यह अपने वेटलैंड के नेचुरल स्वरूप को बनाए रखेगी। लैंड का एक महत्वपूर्ण कार्य कार्बन सिंक की तरह भी व्यवहार करना है, अर्थात वेटलैंड वेजिटेशन CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज करती है। इसी प्रकार से वेटलैंड कार्बन एटम को स्टोर करने का भी कार्य करती है। वेटलैंड एरिया में ग्रो करने वाले अनेकों प्लांट्स कार्बन को एब्जॉर्ब करके अपने टिश्यू में स्टोर करते हैं। साथ ही वेटलैंड लैंड्स में कार्बन का स्टोरेज लीटर पीट ऑर्गेनिक सॉइल के रूप में होता है, जो कि सैकड़ों अथवा हजारों वर्षों तक भूमि में सुरक्षित रह सकता है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की प्रथम वेटलैंड साइट है, जिसे रामसाल साइट का भी दर्जा दिया गया है। यह एक लैगून है, अर्थात चिल्का झील का एक सिरा बंगाल की खाड़ी में खुलता है, जिसमें समुद्र का खारा पानी झील के पानी में मिलता है, जिससे झील का पानी खारा प्लस मीठा अर्थात ब्रैकिश वाटर बन जाता है। यह लैगून लगभग 1100 किलोमीटर में फैला है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पक्षी आवास है, जिसमें सर्दियों में लाखों माइग्रेटरी बर्ड आती हैं। इस लैगून की विशेषता इसमें पाई जाने वाली इरावती डॉल्फिन है। इसके अलावा इसमें गुलाबी रंग के पंखों वाले फ्लेमिंगो पक्षी, जिनकी टांगे और गर्दन लंबी चोंच मुड़ी हुई होती है। अन्य दूसरे पक्षियों में पाइड किंगफिशर, जिसका रंग काले सफेद रंग का होता है, जिसके सिर पर झबरीली कलगी, चोंच नुकीली एवं लंबी होती है, तथा पेंटेड स्टॉर्क इत्यादि पक्षी प्रमुखता से पाए जाते हैं। जिस स्थान पर चिल्का झील का मुख समुद्र की ओर खुलता है, उस स्थान पर केकड़े की एक विशेष प्रजाति, जिसे घोस्ट क्रैब कहते हैं, पाया जाता है। इसका रंग पीला, नारंगी तथा नेत्र डंठल पर ऊपर की ओर उठे हुए पाए जाते हैं। यह समुद्र में बिल बनाकर रहता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मड क्रैब अथवा दलदली केकड़ा भी पाए जाने की सूचनाएं प्राप्त हैं, जिसका कवच चौड़ा एवं मोटा तथा रंग हरा एवं भूरा होता है और स्थानीय लोगों की आय का यह बेस्ट सोर्स है। लगभग उड़ीसा के सभी अच्छे होटलों में केकड़े को आप भोजन के रूप में या केकड़े का सूप सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं।
वेटलैंड एरिया इको एजुकेशन का एक बेस्ट रिसोर्स है, क्योंकि ऐसे प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, फिशेस जिन्हें हम अपने सिलेबस में क्लासरूम टीचिंग के दौरान स्टडी करते हैं, उन्हें हम लाइव क्लासेस के रूप में वेटलैंड एरिया में फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज करके हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। इसी कारण वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। संपूर्ण वर्ल्ड एवं इंडिया के डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में स्थित वेटलैंड के कंजर्वेशन एवं अवेयरनेस के लिए प्रत्येक वर्ष हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑर्गेनाइज करते हैं। चूंकि ईरान का एक शहर रामसार में पहली बार 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड कन्वेंशन हुई थी, जिसे हम रामसार कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, इसी दिन के उपलक्ष्य में वर्ष 1997 से ऑफिशियली प्रत्येक वर्ष संपूर्ण दुनिया में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वेटलैंड के संरक्षण के लिए चर्चा होती है। साथ ही बच्चों को, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के टूर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जाती हैं कि जिससे हम इस पृथ्वी की बहुमूल्य संपत्ति वेटलैंड को सुरक्षित कर सके।